चुनाव की बेला एकदम नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है, 1-2 दिन में आने में है। उदयपुर एक हॉट सीट है। उदयपुर की राजनीति पूरे उफान पर है। भारतीय जनता पार्टी में मेवाड़ घराने की एंट्री हो चुकी है 1 दिन पहले। उदयपुर से गुलाब चंद जी के जाने के बाद महामहिम बनकर ये आशा लगाई जा रही है कि कोई वैश्य वर्ग का प्रत्याशी यहाँ से खड़ा हो भारतीय जनता पार्टी से। मगर उदयपुर की सीट डिपेंड करती है मावली पे, वल्लभ नगर पे और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर कि किस तरह के प्रत्याशी वहाँ आते हैं, और उसी के आधार पर उदयपुर का प्रत्याशी तय होगा शहर का। मगर एक नाम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा पिछले दिनों, अमित शाह जी गृह मंत्री की यात्रा के दौरान। वो नाम है प्रमोद सामंत जी का। प्रमोद सामंत जी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और युवा प्रदेशाध्यक्ष भी रहे युवा मोर्चा के। जोधपुर संभाग के भारतीय जनता पार्टी के संयोजक रहे हैं, सरप्रभारी हैं। सहकारिता प्रकोष्ठ, मैं उस जमाने की बात करता हूँ जब उदयपुर में कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ था। आप कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत भारतीय जनता पार्टी में आगे तक लेके गए। प्रमोद सामंत भी प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी रख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, या इनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी में इनकी तरफ से दावेदारी पेश कर दी है। तय तो भारतीय जनता पार्टी में जो सेंट्रल का नेतृत्व है वही करेगा। मगर अब तक की प्रमोद जी की जो यात्रा रही है, वो प्रमोद जी को मैं बहुत, जब ये शुरू से आए थे राजनीति में तब से जानता हूँ। आप पार्षद का भी चुनाव लड़े और बहुत से एक्टिव रहे हैं यहाँ पे। आपकी फैमिली में डॉक्टर साहब रहे हैं, मेडिकल में इनके ब्रदर्स रहे हैं। अच्छी फैमिली शहर में अपना अस्तित्व रखती है। प्रमोद जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये बताएं प्रमोद जी कि सहकारिता प्रकोष्ठ को आपने बहुत आगे बढ़ाया। सहकारिता के अंदर आपने काम किया। सहकारिता का जब उदयपुर का कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ था तब आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे। क्या कैसे रही आपकी यात्रा कोऑपरेटिव मूवमेंट की? कैसे कोऑपरेटिव को आप आगे बढ़ाने में? सहकारिता से जब मैं युवा मोर्चा में 88 में जिलाध्यक्ष बना उदयपुर राजसमंद जिले का, तब मेरे पास पूर्व में विद्यार्थी परिषद के कारण से मेरी बहुत बड़ी एक टोली और टीम सहयोग बंधु सब थे। तो जब कुछ भी हमारी जब बैठकें चलती, बैठकों में एक विषय निश्चित रूप से आता है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति जो सेवा का एक उपक्रम होता है जहाँ से लोगों की, जनता की, काश्तकार की, उपभोक्ता की सेवा होती है। हर बैठक में ये आता है कि इतना व्यापक भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और गांव में इस तरह का एक आतंक कर रखा है कि इनके खिलाफ बोलना ही गुनाह है, क्योंकि इनको ये माना जाता है ये दातार है। क्योंकि राशन तब वहीं से मिलता था, कपड़ा मिलता था, घास लेट उस जमाने में मिलता था, खाद, बीज, और एक व्यक्ति को जरूरत होती राशि की कभी आवश्यक, घर परिवार मित्र दे या ना दे, पर अगर ऋण की जरूरत हो तो सोसाइटी एक माध्यम था। तो उसको एहसास कराकर, जतन करा करके ये बिचौलियों का धंधा इन्होंने कर रखा था। तब हमने एक मानस बनाया कि भाई हमारे कई वरिष्ठ लोग, विधायक, सांसद के अभी इस दौर में हैं, और तत्कालीन समय में आपने देखा था कि पार्षदों के चुनाव पे भी कांग्रेस सरकार का नगर निकाय और पंचायत राज में चुनाव कराने की मानसिकता रहती ही नहीं थी। हमने कहा एक नया नेतृत्व इसमें आए युवाओं का जी, और गांव में भी, और इसके ऊपर की जितनी सोसाइटी हैं, क्योंकि हमारे एक दुर्भाग्य रहा मेवाड़ में भी, पूरे राजस्थान कहिए आप, कि सहकारी समितियाँ बनती थी सदस्यों से और उसके शेयरधारकों से, और नेतृत्व उसी में से होना चाहिए था जो जीता। तो एक ये कल्पना थी कि इसमें गरीब से गरीब आदमी भी अध्यक्ष बन सकता है, नेतृत्व कर सकता है। तो वो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी नारा रह गया, और कांग्रेस ने इसको एक अड्डा इसलिए बना दिया कि ऐसे कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जो चुनाव हार जाते थे, एक धंधा सा बना दिया। जो बड़ा कांग्रेस का वरिष्ठ नेता चुनाव हार जाता, उसको सुबह किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्ट बिना चयन किए हुए उसको सीधा अध्यक्ष घोषित कर देता।
उसमें बहुत से कद्दावर नेता रहे हैं राजस्थान के। और ऐसा यह भी है, ऐसे कौन कौन से कद्दावर नेता? हीरालाल जी देवपुरा बने, जी गुलाब सिंह जी शक्ता चुनाव आने के बाद SLDP के चेयरमैन बने, जी बैरोलाल जी मीणा मार्केटिंग के चेयरमैन बने। जी ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो कहीं भी चुनाव हारा या वो टिकट से कट गया तो उसको तुरंत तोहफा देने का माध्यम हो गया। तो एक ढंग से ये हो गया राजस्थान में कि इसको तुष्टीकरण की नीति के आधार पर उनको पद देना, सुविधाएं देना और लूट का खुला लाइसेंस देना। जब हम सबको ये महसूस होने लगा, आपने देखा होगा रूप कुमार खुराना डेयरी के चेयरमैन रहे, जी अब उनका कितना क्या वास्ता आप जानते हो। पर जब उनको टिकट नहीं मिला, नगर निकाय नगर युवा सबके रहने बाद तो सीधा डेयरी का चेयरमैन। एक मखौल सी और मजाक सी होने लगी और जो पवित्र उद्देश्य था सहकारिता का तहस नहस ताना बाना दिखाई देने लगा। एक तरफ दूसरी लोग कहते थे महाराष्ट्र गुजरात में कोऑपरेटिव बहुत आगे, और एक कह सकते हैं हम गर्व से कि इतना काम हुए कि अमूल जैसी सहकारी संस्था ने किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी को हिंदुस्तान में नहीं घुसने दिया। बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आई पर अमूल ने उसने घुसने नहीं दिया। क्यों? कि गांव की आत्मा और किसान जो होता है वो पूरा दूध के साथ जुड़ा हुआ था और पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क था आर्थिक। जहाँ आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, सामाजिक व्यवस्था ठीक हो जाती है तो सब संतुलन होता है। तो सबसे बड़ी कड़ी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। ऐसे अनेकों उपक्रम हुए पर हमारे यहाँ केवल नेताजी के बैठने के लिए गाड़ी घोड़ा कुर्सी और व्यवस्था और उसका दुरुपयोग करना साधन है। तो हमने युवा मोर्चा की सभी बंधुओं को हमने टोली बना करके सभी सहकारी संस्थाओं में सदस्य बनाने का अभियान प्रारंभ किया। पर हमारा दुर्भाग्य होता है कि हम जब सदस्यता के लिए जाते हैं तो एक ही नारा कहते हैं सदस्यता बंद है। हमने कहा भाई विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला मापदंड का पहला सिद्धांत है खुली एवं स्वैच्छिक सदस्यता। जब खुली और स्वैच्छिक सदस्यता है तो बंद कहाँ से? तो ऊपर से आदेश है। आदेश इसलिए है कि कांग्रेस का होगा तो बन जाएगा, बाकी किसी को आने नहीं देना। तो एक मूवमेंट में ये समझिए कि आपकी सेवा के सबसे बड़े मूवमेंट पर एक जो जितना बाधाएं थी, अवरोधक था, उसको हमने बनाने के लिए एक मूवमेंट खड़ा किया और हमारा अधिकांश युवा कार्यकर्ता इसके सदस्य बने। गांव में हमने काश्तकारों को जोड़ा, पशुपालकों को जोड़ा और सबको ऐसा एक सदस्यता का अभियान जो प्रारंभ किया। तो मैं कह सकता हूँ कि 88 से पहला खाता हमारा 91 में डायरेक्टर के रूप में भी मैं स्वयं डायरेक्टर बना उपभोक्ता में। ये 91 और 95 में मैं जब चेयरमैन बना उपभोक्ता भंडार का तो मेवाड़ में पहला एक सरकारी उपभोक्ता का मैं चेयरमैन था। उसके बाद आप देखेंगे हमने जिस तरह से इसमें लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, संघर्ष करना, चाहे पुलिस का कितना ही अत्याचार हो, चुनाव की प्रक्रिया बहुत जबरदस्त था। क्यों कि इशारों पर काम चलता था। चुनाव नहीं करना, लगता है कि जीतने वाले हैं तो इनको चुनाव को रोकना। हमने कहीं रात भर डेयरी के अंदर कोऑपरेटिव के उपभोक्ता में रात भर अधिकारियों को घेराव करके निस्तारण किए हैं। एक तरफा निर्णय कि उन्होंने एक हथियार पकड़ लिया, फार्म रिजेक्ट कर दो। आम आदमी कोर्ट में क्या जाएगा, पैसा लगता था। तो सबसे बढ़िया साधन था आप रोते ही रहो। अभी सेंट्रल कोऑपरेटिव के जो इलेक्शन हुए थे जी, उस पे भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ डिटेल बताई थी, वो क्या चीज है? वो मैं अभी उस पे भी आऊँगा। उस यात्रा को हमने तय करते करते जब ये लगा कि इनको भाई तो सभी जगह अच्छे लोग आने लगे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट को समझते हैं। हमने जिला सहकार संघ उदयपुर में डेयरी में मार्केटिंग की जितनी क्रय विक्रय थी जो इनकी बखौती समझी जाती थी, इन सहकारी संस्थाओं में पूरे मेवाड़ में एक जबरदस्त परचम हमने इसमें अच्छे लोगों का लगाया। पर ये कालखंड जो भी वर्तमान है, ये तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा सहकारी लोकतंत्र पर काला धब्बा है। वो इसलिए है, वो भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो हमारे क्षेत्र के मंत्री आंजना जी ने पिछले 4 साल में एक ही काम किया। पहले सहकारी निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराएंगे और कोर्ट का जाने से पूर्व ही जैसे ही ड्यू टाइम होगा वैसे ही नगर पालिका विधायक और सांसद की तरफ चुनाव होगा। ये तो राजस्थान में पहली बार हुआ है। भरतपुर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के 10 के चुनाव हो रहे हैं, भीलवाड़ा में 20 के हो रहे हैं, उदयपुर में 5 के हो रहे हैं, कई 40 के हो रहे हैं, कई 60 के हो रहे हैं। मखौल बना के रख दिया। अगर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होते तो एक आदेश से पूरी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव। इन्होंने आदेश तो जारी कर दिए, चुनाव कराने का काम नहीं किया। कोर्ट ने इनको कहा कि आप चुनाव करेंगे और नहीं कराते हैं
तो जो निर्वाचित बोर्ड बैठा है वो अपना समय पूर्ण होने के बाद भी अगले चुनाव तक रहेगा, क्योंकि इसमें एक नियम है 6 महीने पहले सूचना दो और एक अधिकारी की नियुक्ति करो, चुनाव होना चाहिए। पर कांग्रेस को लगा कि हमारा एक का खत्म हो गया, हमारे बच्चे के लिए बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनका धंधा ही यही था, वहीं बैठे रहते थे। ऐसे सैकड़ों नेता हैं जिन्होंने इसको खोखला करने में कोई कमी नहीं रखी। तब हमने सोचा कि अब इसको क्या किया जाए। तब भी हम हारे नहीं, हमने संघर्ष किया। इस कालखंड को सबसे, मैं कह सकता हूँ, काले धब्बे में यूँ लिखा जाएगा, किसी भी जिले में एक साथ एक दौर में कभी चुनाव नहीं। आप ताजुब होगा, आचार संहिता लग चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। उदयपुर जिला है जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव चल रहे हैं आचार संहिता के अंदर कि साहब हमने पहले घोषणा चल रहे हैं। और वह संस्थाएं चुनाव करा रही है कि जिसके 60% संस्थाओं में कोर्ट ने स्टे दिया है कि गलत तरीके से चुनाव हो रहे हैं, गलत प्रक्रिया से हो रहे हैं, इनको रोकिए। परंतु होता क्या है, हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, हर व्यक्ति जो हाईकोर्ट जा नहीं सकता, तो जो गया वो तो स्टे लिया है, नहीं तो करा रहे हैं। अभी चुनाव हुए, परसों चुनाव हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति। उसके बाद भी अभी 10 तारीख को उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की गोपनीय ढंग से एक सूचना जारी कर दी 4 दिन पहले, इसकी आम सभा होगी। पूरा राजस्थान जानता है कि 10 अक्टूबर से पहले या बाद में लगभग 7 से 10 के बीच में आचार संहिता है। पर इनको लगा कि एक प्रकार से पिछले दरवाजे से कर लो, जिससे क्या होगा कि चुनाव हमारी आचार संहिता हो जाएगी, आम सभा हो जाएगी, गबन घोटालों में मोहर लग जाएगी। हमने प्रोटेस्ट किया, उसको रुके। और आपने देखा उस दिन आचार संहिता लगी। हम कह रहे थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। हमने कहा करिए, आज हमारे वहाँ सब लोग। तो इसको हमको हर मोड़ पे, हर जगह इनके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। रामलाल जाट मंत्री है केंद्र राजस्थान में, कैबिनेट मंत्री, राजस्व मंत्री, वो डेयरी के चेयरमैन थे भीलवाड़ा में। नियम के हिसाब से सांसद विधायक होने के बाद उनको त्यागपत्र दे दिया, मंत्री हो गए। क्या कारण है कि शेष संचालक मंडल में से नया अध्यक्ष क्यों नहीं चुना गया? यह आपके चैनल के माध्यम से मेरा आज भी कांग्रेस को प्रश्न है कि क्यों नहीं चुना गया? कोई पद रिक्त नहीं रहता है। शेष डायरेक्टर मिलके एक डायरेक्टर को सर्वरत भी कर सकते थे और उनमें से एक व्यक्ति को चेयरमैन बनना था। और वहां पर आप दूसरा तरीका तो बताता हूँ, पिछले वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वहाँ विराट सम्मेलन बताया अपने आप को, विशाल किसान सम्मेलन, नहीं भीलवाड़ा में किसान कृषक सम्मेलन। तुमने किसानों के कर्ज माफ नहीं की, जो सहकारी संस्थाएं देती उनसे रिकॉर्ड मंगाई, देने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति ने कितने कर्जे दिए, पिछले 5 साल से कितने कर्जे माफ किए। आपने 1 से 10 की गिनती बोली थी, वो भी पूरी हो गई। और उसके बाद माफ नहीं किए थे, नहीं किए, फिर और झूठ पर झूठ उस संस्था में जाकर के प्रीमिसेस का पूरा दुरुपयोग किया भीलवाड़ा डेयरी का। और एक सोसाइटी से लोगों को मजबूर किया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाया जाए और वहाँ पर फिर एकजुट। अगर लोकतंत्र बचा था तो पहले किसी और को भी अध्यक्ष बनाना था, क्योंकि अधिकार है, पद खाली नहीं रहते। परंतु हमने इस विभाग में पिछले 4 साल में कह सकता हूँ टोटल लड़ाई हमने न्यायालय के, माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। और जितना हम कर सकते कोर्टों में गए, और जितने गंदे चुनाव थे, इवन निम्बाड़ा जहाँ से मंत्री चुने जाते हैं, आनंद फानन में उन्होंने क्रैप करके चुनाव करा दिए, एक तरफा चुनाव। और एक अच्छा फॉर्मूला पकड़ रखा है। वो फॉर्मूला क्या है? एक बार फार्म रिजेक्ट कर दो, अगला आदमी में क्षमता होगी कितने 2% लोग कोर्ट में जाते हैं, आम आदमी जा नहीं सकता, और डायरेक्टर का चुनाव करा दो। और एक नियम ऐसा बना रखा है हवा है जिसको कि चुनाव की प्रक्रिया होगी इसलिए नहीं मिल सकता। इसलिए हम हाईकोर्ट में गए, अपनी बात को कही कि कोई गलत हो रहा है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं क्या? निम्बाड़ा की मार्केटिंग में मंत्री महोदय पूरी ताकत लगा दी, उसके बावजूद हम स्टे लेके आए। आज नहीं, हम पूरी ताकत से वहाँ पे आज हम स्टे लेके बैठे, क्योंकि उनको लगा चित्तौड़ में मेरा साथ हो गया। चित्तौड़ में सभी सरकारी संस्थाओं में डेयरी को छोड़ करके हमने सब पर जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय जितनी सोसाइटियाँ थी उसमें हमारे अच्छे विचारधारा के लोग उसमें आए। और डेयरी के चुनाव में तो वो आतंक मचाया, बूंदी, उदयपुर, कोटा
चित्तौड़, ऐसी अनेक डेयरी यूनियन संघ हैं जहां उन्होंने योग्य आदमी को निर्योग घोषित कर दिया। इनके क्या है, मानस एक ही है, एक बार कर दो। राजसमंद डेयरी में एक बहुत अच्छा वाक्य है, कभी लोग पढ़ेंगे तो हंसेंगे। एक न्यूनतम योग्यता होती है 8वीं पास। एक जो उससे फार्म भरा डेयरी में, उसने कहा कि ये मेरी मार्कशीट है। उनका ये तो 10वीं पास की मार्कशीट है। उसने कहा जब मैं 8वीं पास होगा तो 10वीं पास होगा। बिल्कुल सही बात ये तो है। अरोड़ा जी क्लियर है, नेचुरल ट्रूथ है कि हमको 8वीं के लिए लिखा, 8वीं की लेके आइए। अब एक कृषक तो जो जिला मुख्यालय पे फॉर्म भरना है, जो ओपन क्लास करके आता है 10वीं का, तो वो कैसे मानेगा 8वीं को अपने आप को? वो तो मानने को तैयार ही नहीं ना। हाँ। और कहा क्या है भाई, आप देखो उसको कि तुम लेके आओ। जानते हैं कि एक आदमी जिला मुख्यालय पे फॉर्म भरना आया, अपने गांव जाके वापस आ जाए तब तक टाइम निकल जाएगा। पैसों बहस होती रही और अंततः उसका फॉर्म रिजेक्ट। राजसमंद जिले में जो लोकतंत्र की हत्या सहकारिता मूव का कोई मतलब, मैं आप कह रहा हूँ, कभी लोग पढ़ेंगे कहेंगे कि लोकतंत्र नाम सब हैं, परंतु अधिकारी ऐसे पिट्ठू बैठा देते हैं उनको, ऐसे गुलामों की तरह हैं कि केवल उस अवधि को पार करने के लिए आपसे उलझ जाते हैं, बहस करते हैं। नोटिफिकेशन गायब आधे घंटे, नोटिस लगाएंगे आज चुनाव का, आधे घंटे में फोटो खींचे गायब। हमको कलेक्टर का घेराव करके मंगाने पड़े साहब, चुनाव कहाँ हो रहे हैं, अधिकारी कहाँ हैं। तो इतनी बुरी हालात किए हैं। तो आपके हिसाब से राजस्थान की सहकारिता का जो क्षेत्र वो पूरा डूब चुका है इस 5 साल के कालखंड में, तो पूरा गर्त में बैठा दिया, पूरा गर्त में बैठा दिया। कोई मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भाई, किसानों के कर्ज माफी के लिए लेन-देन का काम सहकारिता के माध्यम से, ग्राम सेवा सहकारी समिति, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से होता है। सूचियाँ पहले से थी, सरकार आज भी पेश कर दे कि कितने लोगों को ऋण दिया, कितने के माफ हुए, सब सच सामने आ जाए। 4-4.5 साल तक केवल चुनाव 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 और चुनाव। क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गंदी और सोची समझी साजिश थी। खंड खंड में चुनाव कराओ, ताकि यदि राजस्थान में आज 5 विधानसभा के चुनाव हो, कल 20 के हो, कल 40 के हो, परसों 5 हो, तो जब तक 200 पूरे नहीं होंगे चुनाव सरकार नहीं बन सकती। यही हुआ कि केंद्रीय एक भी सोसाइटी बन नहीं सकी। और मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, जितने भी चुनाव हुए हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं ने, और जो अच्छे सहकारी वर्ग के लोग थे, न्यायालय में गए, वहाँ से आदेश लाके चुनाव कराए हैं। और इन्होंने जितने अवरोध डाल सके उसमें कोई कमी नहीं रखी है। फिर भी आने वाला समय बताएगा, और इनको तो निश्चित रूप से इसकी सजा भी लोकतंत्र को भुगतनी पड़ेगी। समझ में एक बात बताएं कि कटारिया जी अब यहाँ से महामंत्री बन गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उदयपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, और पूरे संभाग में जो नेता थे वो सब परस्पर दावेदारी की वजह से एक दूसरे के विरोधी बनते जा रहे हैं। उस बारे में आप, क्योंकि ओल्ड हैं काफ़ी, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, गुलाब जी साहब ने जितने लंबे समय तक काम किए, एक नहीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, और समय समय में उनको नेतृत्व करने का भी अवसर मिला। कोई चाहे नगर निकाय में आए, कोई पंचायत राज में आए, कोई विधानसभा में आए, कोई सांसद में आए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन्होंने जितने एक संगठन के सेवकार के रूप में जितने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, नेतृत्व दिया, आज कार्यकर्ता और नेतृत्व किए उन व्यक्तियों को सोचना है कि आज वैसा को एक अच्छे यथा स्थान पर, सम्मानजनक स्थान पर गए हैं और अच्छे स्थान पर जाएं, तो उसका अगर हमको सही मौका दिया है, अवसर दिया है काम करने का, और हमारा निर्माण अगर सही हुआ है, तो हमको निश्चित रूप से चाहिए उस काम को निरंतर आगे बढ़ाएं। और आपने देखा होगा एक से एक कार्यक्रम उसके बाद भी, क्योंकि उन्होंने हमको प्रशिक्षण शिक्षण ही ऐसा दिया कि हम निरंतर उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस काम को बढ़ा रहे हैं। और एक बड़े नेता की यही संतुष्टि होती है कि मेरे बाद भी या मेरी क्रम की श्रृंखला में भी काम अनवरत रहे, अच्छा रहे, श्रेष्ठ रहे। इसलिए ये तो एक वातावरण है कि वे क्यों माता नहीं आता, अटल जी गए, मोदी जी आए, काम होता है। तो क्योंकि निर्माण अच्छा था, एक अच्छा नेतृत्व तैयार हुआ, तो मोदी जी ने वही काम किए, अटल जी के रास्ते पे चल के आगे काम करेंगे। आज हमको मिला है, हम सबको अवसर मिला, हम सबको सोचना है
कि हम सामूहिकता के साथ एक मुखी होकर इन कार्यक्रमों को लगातार निरंतर रखें और अच्छा रखें, इसलिए वैक्यूम कभी नहीं होता है। मतलब एक चीज़ और है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी में जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने इसको, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, 70 के हैं, 80 के हैं या 75 के आसपास की उम्र के हैं, जैसे मैं, वो लोग अपने आप को थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था या जो कदर उनकी पार्टी में होनी चाहिए, कि उन्होंने उस पार्टी को खून से सींचा है, वो लोग अपने आप को बड़ा अलग सा महसूस आपकी करते हैं। बात बहुत सही है कि मैं ऐसा सोचता हूँ हमारे विभिन्न कार्यक्रमों की संरचना इसी तरह से होती है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम वो इसी निमित्त है कि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में कोई संवादहीनता न रहे, ये सम्मान है। और उस समय के साथ हमेशा, ये तो बहता पानी है, हमेशा पानी अच्छा रहेगा, और अगर रुकेगा तो गंदगी देगा। रुकना नहीं चाहिए, नया नया निर्माण होना चाहिए, पर समन्वय और सामंजस्य अवश्य होना चाहिए। और आज उन्हीं के पुराने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, जिन्होंने जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा क्षितिज फैलाया है, कि आज उनका आशीर्वाद है। उनको भी खुशी है कि हमारे सामने है, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि प्रांत में भी, राजस्थान में भी सरकार आएगी। आज केंद्र में सरकार है जिसका विश्व डंका है। नहीं, मैं कुछ ऐसे उदाहरण हाँ, देता हूँ, जैसे कुबीलाल जी सिंघवी साहब जिन्होंने बहुत जी, सम्मान जी, किया, रोशन राज जी जैन साहब, एडवोकेट साहब, और भी बहुत से लोग हैं जो मालदा स्ट्रीट में, जिनका तो जिक्र खुद गुलाब जी भाई साहब ने भी किया है भाषणों के अंदर, कि ये लोग अपना सारा जिंदगी दे चुके हैं, मगर इन्होंने कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी, अपना काम किया। मगर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इनको उचित सम्मान जो मिलना चाहिए, जैसे सहकारिता प्रकोष्ठ की आपने बात की, जितने बड़े बड़े नाम लिए, हीरालाल देवपुरा रहे, गुलाब सिंह जी शेखावत रहे, हनुमान जी रहे, जितने भी लोग हैं सहकारिता में ऊंचे पोस्ट या और जगह डायरेक्टर्स में रहे, वो रहे नहीं, उनको थोपे गए, चुनाव न कराना और सीधा कार्यकाल बनाने का काम। उस संस्था में कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं हुई, उनको सीधा बनाया कि भाई ये अध्यक्ष घोषित, अब नीचे का कोई संरचना नहीं है। हमारे यहाँ भी कोऑपरेटिव में बहुत पुराने लोगों ने काम किया है, जिसमें रोशन जी भी हैं, हीरालाल जी कटारिया भी हैं, ये सब डायरेक्टर रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, समय समय में सब कई सीनियर्स लोगों को। और आज तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे जितने पुराने कार्यकर्ता हैं, इवन अपने यहाँ निवागढ़ क्षेत्र में तो लगभग आपको ऐसा लगेगा चाहे कनक जी कटारा हो, वो लैम्स का चुनाव जीते हैं, भीमा भाई भी लैम्स के अध्यक्ष रहे। ऐसे में अनेक कार्यक्रम को बता सकता हूँ कार्यकर्ता जो शुरुआत सहकारिता के माध्यम से। अब चुनाव क्योंकि एक आध दिन में लिस्ट आने में ही है, अपने दावेदारी के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? देखो, मैं तो एक चीज में बहुत स्पष्ट रूप से मानसिकता रखता हूँ, संगठन सर्वोपरि है और संगठन का निर्णय भी सर्वोपरि है। अपनी बात को कहना, अपना दावा रखना, अपनी उम्मीदवारी रखना, इसमें कोई गुनाह नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मैं भी क्षेत्र में रखूं। तो विगत कई वर्षों से काम करने के पश्चात मैंने सोचा कि उचित समय है, तो मैंने भी अपनी एक दावेदारी रखी। अगर संगठन उचित समझेगा, अवसर देगा, तो निश्चित रूप से संगठन के हित में और संगठन के लिए चुनाव लड़ेंगे। अन्य कई कार्यकर्ता भी हैं, मैं तो सबको श्रेष्ठ मानता हूँ, उनको अवसर मिलेगा तो मैं उसी निष्ठा के साथ उनके लिए भी काम करूँगा, क्योंकि संगठन जीता है तो ताकत बनती है, व्यक्ति तो कौन है बात की। अभी अमित शाह जी उदयपुर आए थे जी, आप उनकी यात्रा को, उस उदयपुर संभाग का जो क्लस्टर था, उदयपुर बांसवाड़ा चित्तौड़, इसके संयोजक थे, उनकी यात्रा के पूरे संयोजक थे। उसके बाद एक मीटिंग हुई थी प्रभुजनों की अमित शाह, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, उनसे आपकी कोई निजी बात भी हुई होगी या कोई इस संबंध में चर्चा हुई थी क्या? ऐसा यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, बीजेपी के डेवलपमेंट के लिए? एक्चुअली क्या है कि अमित शाह जी भी एक संगठन के श्रेष्ठ शिल्पकार के रूप में हैं जी, और मैं तीनों लोकसभा का जो क्लस्टर बना हुआ था, इसका संभाग का प्रभारी होने के नाते उदयपुर लोकसभा का सम्मेलन, हम सब की इच्छा थी कि इसको हम बहुत बृहद स्तर पर करें और उसमें निश्चित रूप से 40-50 हज़ार की जनता उसमें आए, गांव-गांव, टाणी-टाणी से आए, हर क्षेत्र से उसमें आए, चाहे नगर निकाय हो, चाहे पंचायत हो, कोऑपरेटिव हो, मंडी हो और चुने हुए जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता हो।
तो ये हमको सौभाग्य मिला कि उनका हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और आज जो हमारी जो छोटी बैठकें होती है, जिसको अपन कहते हैं कि 500 से नीचे की बैठक, संगठनात्मक बैठक, संगठन की अपेक्षित श्रेणी की बैठकें, वो इसलिए अमित शाह जी का मार्गदर्शन होता है कि अमित शाह जी ने भारतीय राजनीति में एक नवाचार दिया है, और विशेषकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको माइक्रो मैनेजमेंट के नाम से कहते हैं। इतने बड़े पद में रहने के बाद भी जब मोदी जी चुनाव लड़े, उन्होंने स्वयं ने भी वाराणसी में रहकर के इस माइक्रो मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। माइक्रो मैनेजमेंट करने का काम है कि जो सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता को काम मिलना चाहिए। कोई कार्यकर्ता अछूता न रहे जिसके पास कोई काम ना हो। फिर कार्यकर्ता, हर काम के लिए कार्यकर्ता की फौज भी होनी चाहिए। ये संगठन निर्माण की प्रक्रिया, काम एक है तो 10 कार्यकर्ता आपके पास तैयार है, 2 का उपयोग करना, 4 का करना करिए। तीसरा, पहली बात कि जो हमारा पन्ना पेज होता है, हमने बूथ तक हमारी टीम जो 21 की टोली हम निर्माण करते हैं, उसकी निरंतर सक्रियता, उसकी बैठक, चिंता सब उसके होनी चाहिए। इस पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फोकस किया। फोकस इस नाते किया कि आज जैसे अरोड़ा जी के पास क्या काम है, प्रमोद जी के पास क्या काम है, श्रीवास्तव जी के पास क्या काम है, हर आदमी के एक पर्टिकुलर काम की सीमा उसमें तय होनी चाहिए। उस काम में वो निपुण होना चाहिए। ये बात भी सत्य है कि सभी पूर्ण नहीं है, पर अपूर्ण वो पूर्ण करेगा, जो पूर्ण है वो निपुण होकर अच्छा काम करें। उसमें क्या है कि बूथ की ग्रेडिंग होनी चाहिए। वर्तमान में बूथ किस स्तर पर, पिछले 3 चुनाव में बूथ का स्तर क्या रहा, लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय के चुनाव में क्या गेम रही, हारे जीते, तो हम उसको ABCD में कैटेगराइज करते हैं। तो जो D है, इसका मतलब हम यहाँ लंबे समय से हार रहे हो, गेम काफी। उस D को हमको C में लेना है। C वो है जिसमें बराबर की टक्कर रहती है, B वो है जिसमें सामान्य जीत से हम जीतते हैं, A है उसमें हमारी अच्छी जीत होती है। पर A के बाद हमारी विराम नहीं है। इस ग्रेडिंग में A को A+ करना है कि अगर पिछले चुनाव में 300 की ये रही तो इस बार हम 500 के। अब 500 के कौन करेगा? 21 कार्यकर्ताओं के साथ लगी हुई टोली करेगी। टोली में युवा होना चाहिए, महिला होना चाहिए, सभी जाति, बिरादरी, समाज के लोग जो उस मोहल्ले में रहने, उनका प्रतिनिधि होना चाहिए। चाहे उसके परिवार के 20 वोट हो किसी समाज के, पर उसका प्रतिनिधि आपके उसमें सहभागी होना चाहिए। फिर हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। उसमें एक नवाचार दिया कि एक पेज होता है जिसमें 30 वोटर होते हैं, पीछे भी 30, 60 का अनुमान औसतन मानते हैं। 60 जब मतदाता उस पेज पे होते हैं, तो उसमें हमको ये कैटेगराइज करना है कि 60 में से भारतीय जनता पार्टी समर्थित कट्टर वोटर कितने हैं, कांग्रेस समर्थित कितने हैं, कितना न्यूट्रल मास है जो चुनाव के समय पे विचार करके मतदान करता है, उन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। तो कांग्रेस में भी बड़े असंतुष्ट है, उनसे भी संपर्क है। फिर जो न्यूट्रल मास हैं, उसको हम केंद्र सरकार की उपलब्धि, हमारे काम को बातचीत करके, वो उनको प्रभावित करके उनसे बातचीत करना, फिर उनकी मतदान हो, ये सबसे बड़ा विषय। क्योंकि आज होता है, जैसे मेरा पुराना मकान दुर्गा नरसिंह रोड पे था, मेरा आज भी रोड कोर्स में नाम में हूँ। अगर मेरा पन्ना प्रमुख एक्सपर्ट होगा तो मुझे सुबह से लेके अभी वर्तमान समय तक 10 बार आगाह करेगा कि भाई साहब आपको आना, परिवार को आना, मतदान करना, उसकी वोट टेकिंग करें। उसका काम इतना ही है कि इस 30 वोटों पे एक 5 लोगों की समिति बनाना। तो फिर एक व्यक्ति के पास कितने वोट रहे? 5। घर कितना रहा? 1 या 2। तो आदमी अगर चाहे, सूरज ने इस काम में इतिहास रचा, सांसद पाटिल जीते, कोई सभा नहीं, कोई बड़ी मीटिंग नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं आया, एक नया इतिहास विद्या रे हाईएस्ट वोटर्स जीते। उसके पीछे यही था कि आप अपने जिम्मे के मतदान को कराइए, आपका काम है तो आप करके आइए और आराम से आकर के। अब आज जैसे मैं हूँ, मान लो मैं एक पन्ने का प्रमुख और मेरी 5 की टोली है, हमने इस काम को बांट दिया, तो आपके पास 4 वोट, 5 वोट आए, आपके पास 5 वोट आए, आपके पास। आपका काम है सुबह से उनको निवेदन करना, आग्रह करना। अगर वो यहाँ से हिरण में रहने लगे, सुंदरवास रहने लगे, उनसे संपर्क करके मतदान कराना, तो वो एक जो भावनात्मक लगाव होता है। और निश्चित रूप से हम अगर बारंबार संपर्क करेंगे तो व्यक्ति अपनी बात को भी कहता है। हम कहते हैं फीडबैक कहाँ से आता है, तो फीडबैक तो कोई नया पौधा तो है नहीं जहाँ से कहीं से आ जाएगा लगाने।
आज मान लो मेरे जिम्मे गए तो मैंने आप श्रीवास्तव जी से बात कर ली, तो ये हो सकता है 4 अच्छी बात भी बताएंगे तो 2 हमारी गलती भी बताएंगे, तो हमको सुधरने का, समझने का, सुधार करने का मौका। ऐसे फिर आपसे जब मान लो मिल जाते बात, आपके घर परिवार में भी आता हूँ कि अरोड़ा जी आपके क्या पारिवारिक संबंध बनते रहते हैं, तो आप समाज में चलते फिरते हैं, वहाँ आईने कैमरे हैं, हर चीज़ को नोटिस करते हैं। हो सकता है हम हमारे एंगल से ही देखते हैं, पर आप तो समाज में सब बातों को सुनते हैं, देखते करते हैं। आप 2 चीज़ कि हमको नसीहत भी दे सकते हैं, हमको सुधारने का मौका भी मिल सकता है। 5 चीज़ आपसे बातचीत होती है तो ये एक आत्मीय लगाव हो जाता है। इस माइक्रो मैनेजमेंट को करने का जो श्रेष्ठ काम किया वो अमित शाह जी ने किया। इसलिए आज भी आप देखा होगा जेपी नड्डा जी आए हैं 3 दिन पहले उदयपुर में, अपेक्षित श्रेणी 500 की थी, 2 वर्ग में 200-250 कार्यक्रम, तो वो काम थे कि हरावल टोली है। आप लोगों को पार्टी ने बहुत बनाया है, किसी को प्रधान बनाया, किसी को सांसद, जिला प्रमुख, आज तो भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी कतार है। जो ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जिनको 4-4 बार भी अवसर मिले हैं, 2-2 बार भी मिले हैं, तो पार्टी ने आपको बनाया, इसका मतलब विराम नहीं हो गया। अब आप पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं, तो पार्टी के लिए कर रहे हैं तो उस काम को भी करना। मैं जैसे मान लो मेरे बूथ पे रहता हूँ, अब मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, तो मैं ये कह करके मुक्त नहीं हो सकता हूँ मैं तो प्रदेश का हूँ, नहीं। मेरे बूथ का अध्यक्ष सामान्य कार्यकर्ता हो सकता है। ये नवाचार है, नई पीढ़ी है, और लोकार्पण इसलिए है कि अपनों को आपको समर्पण करना पड़ेगा। अगली पीढ़ी को आप कुछ देंगे तभी तैयार होगी, पर इसका पालक हूँ मैं। अगर वहाँ कमी रहेगी तो मेरी जिम्मेदारी। प्रमोद जी, जिस तरह से सांसदों को पार्टी ने उतारा है जी, और अभी भी राजस्थान में भी इस तरह का प्रयोग किया है, कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, राजनीतिक गणित है। अब देखा होगा कि जो सीटें जो पहली की आई है उसमें कई बार पुराने मूल्यांकनों को भी देखते हैं, सामाजिक दृष्टि से देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं, और राजनीति में कहीं कहीं जाके अन्य कई विषय भी होते हैं जिसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। तो राजनीति में आने के बाद युद्ध जब बच जाता है फिर शाम दाम दंड है, तो फिर ये है कि अगले को हम कैसे इस सीट को जीत सकते हैं, और अगला व्यक्ति किसके प्रभाव क्षेत्र से या किसके अच्छे कार्यकाल से जीत सकते हैं। उसमें एक सामान्य आदमी भी हो सकता है। आप देखा होगा दयाल जी जोशी और गिरधारी लाल जी भार्गव में राजा महाराजा भी चुनाव हो रहे थे, वो सोच सकता था, पर एक के दर्द से थे तो लोग का भी महाराजा खड़े हुए हराए। तो आज इसी स्थिति में कि जब ऐसी स्थिति में कि ये सीट जब हमारी परंपरागत रूप से पिछले 4 बार 3 बार 2 बार तक नहीं आ रही, कौन व्यक्ति शेष हो सकता है? उसमें सामान्य व्यक्ति भी उतारा है, आपने देखा होगा। किसी कारण से मन मुटाव के सामने चला गया, उसको बना करके वापस लाए, परिवार में वापसी हुई। और उसमें एक सांसद भी हो सकते हैं, जो सांसद भी तो किसी गली मोहल्ले में से निकल करके आया ना, उस विधानसभा क्षेत्र से जीतेगा। अगर प्रमोद जी को अगर टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, उनके मन में क्या है ऐसी चीजों को उदयपुर के लिए करना चाहिए? देखो, उदयपुर शहर में मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष, अपने भवन अनुमति का सदस्य, महिला संयोजक, मुझे खूब 5 साल के पार्षद काल में खूब अवसर मिला। मैं सोचता हूँ उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ और रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा माध्यम है। पर्यटन के बिना उदयपुर में काफ़ी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। हमारे पास पहले आर्थिक स्रोत क्या थे? मार्बल और मिनरल्स का था, पर जब से पर्यटन को बूम मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो एक बहुत बड़ी क्रांति है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारी यहाँ जिले जिले होने के नाते उसके साथ जिस तरह से पर्यटन उद्योग जुड़ता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक पर्यटन यूनिट में केवल एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, मालिक को। आप देखेंगे सामान्य आदमी जो जूता ठीक करता है, कपड़े धोता है, यहाँ से आप शुरू करेंगे, टैक्सी से लेकर शुरू करेंगे, 70-80 लोग ऐसे हैं जो परंपरागत काम को करते हैं, और उन सब परिवारों का नियोजन आर्थिक रूप से पर्यटन के माध्यम से होता है। तो पर्यटन की दृष्टि से जो जितना श्रेष्ठ काम हो सकता है वो उदयपुर करना आवश्यक है। दूसरा, आपने देखा होगा जब मैं नगर निर्माण समिति अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, दूध तलाई पुनरुत्थान योजना की, उदयपुर के चारों लोगों ने उसमें योगदान दिया। कल्पना भी नहीं की थी, हमने सोचा 100-200-400 ट्रक का मलबा निकालेंगे, हजारों किलोमीटर मलबा निकाला, उसका भी वापस कहीं उपयोग किया, गार्डन बन गया उसके बाद।
जो अछूते क्षेत्र पड़े थे दूर दराज में, आज 20-25 गार्डन तो केवल उस मलबे के कारण से वापस वहाँ क्योंकि तो मिट्टी अच्छी थी वो तो बन गई, गहराई बनी। आज उसके बाद से आप देखें रोजगार बढ़ा, आज एक पूरा हब है रोजगार का, चाहे वो रोप हो, करनी माता का मंदिर हो, आसपास उदयपुर के लिए जितना आप कर सकते हो वो एक ही माध्यम है, पर्यटन की नए नए जितने जो आज वर्तमान स्थिति में आज 2 तरह की पर्यटन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी है, पर आज वो लोग भी हैं जो नवाचार भी चाहते हैं और परंपरागत भी चाहते हैं। आज आपने खान पीन में देखा होगा एक क्रेज था पहले कि बाहर जाके खाना, ये चीज़ खाना, ऑर्डर करना, पर आज आदमी आकर के मेवाड़ के खाने को भी पसंद करता है। तो हमारा रोजगार तो उससे जुड़ा हुआ है, वो ट्रेडिशनल खाने हैं, ट्रेडिशनल परिधान है, फोटोग्राफ जुड़े हुए, वीडियोग्राफी, वेडिंग सेंटर का आज इंटरनेशनल सेंटर बन गया है। तो पर्यटन की दृष्टि से श्रेष्ठतम काम है, उसके लिए जितना हम पूरे देश विदेश से सीख करके भी और जो नहीं है उसके लिए पहला काम हमारी आयर की जो नदी है इसमें बहुत प्रयास किए मगर पूरे नहीं हुए, ये कह सकते हैं। आयर नदी तो बिल्कुल ही है। और मैं ऐसा सोचता हूँ अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मेरा 1 पॉइंट मिशन रहेगा कि हमेशा 12 माह इसमें पानी बहे। आयर को तो एनजीटी ने पूरा रोक दिया है ना, उन्होंने तो पूरी तरह जिसके देखो ऐसा है, जो रोकने वाले तो रोकते रहेंगे, आपको उससे जो चीज को अवगत करा के उसी में से रास्ता निकालना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि कई बार कहते हैं भाई ये इसलिए रोक दे जहाँ इससे विनाश हो रहा है, पर जहाँ विकास होता है और छोटा सा मान लो कोई पार्ट होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट होता है। हम कई बार कहते हैं ना, जिस तरह आपसे दूध तली को खाली कराया वो कराया, आयर को पूरा खाली करवाना पड़ेगा। करेंगे ना, पूरे जनता साथ है, जनता की आवाज़ इतना ऊपर आ गई है कि अब तो कभी भी विनाश मैं एक बात कह सकता हूँ, उस योजना के बाद जिनको हम कभी जानते नहीं थे, जिन संस्थाओं को पहचानते थे, वो सैकड़ों हाथ सुबह वहाँ तैयार लेते थे, बड़े से बड़ा आदमी भी ऐसा आयर को तो पूरा खाली करवाना, और आयर के लिए पूरा आमूल चूल परिवर्तन के लिए पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। मैंने उस वक्त एक पूरी परियोजना भी बनाई थी कि केवल उसको खाली करके पानी भरने से भी नहीं होगा, उस पर कहाँ पर हम क्या गार्डन साइड में बना सकते हैं, जो गंदा पानी वेस्टेज पानी कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर के बस्तियों में न जाए, उसका रिसाइकलिंग कैसे हो, क्योंकि हमको जनता से टकराना नहीं है। क्योंकि अब्दुल रहमान का फैसला कहता 1947 में यथास्थिति में रखा जाए, तो मगर 1947 की अगर स्थिति कायम करें तो दोनों तरफ जो ये बात आपकी सही है, पर अगर हम उस टकराहट में जाएंगे तो उस टकराहट के बजाय तो हम ये निदान निकालेंगे कि भाई कैसे ये जो गंदा पानी है इसको हम साइड ट्रैक से कैसे बाहर निकालें और ये बीच का पानी साफ सुथरा रहे। अगर हम सबके लिए हथौड़ा लेके खड़े हो जाएंगे, आज की क्या परिस्थितियाँ हैं, समझाइश भी एक आधार होता है। आज जब हम रोड चोरी करते हैं तो लोगों को समझाते हैं, लोग समझते हैं, पीछे भी होते हैं। अभी कोई कहने वाला नहीं तो वो देखते हैं उपयोग करो, छोटा गैराज बना दो, बाथरूम बना दो, वो कर रहा है। पर आप सब आए, जनता इसमें जब इन्वॉल्व हो जाएगी, जनता की सहभागिता आवश्यक, वृक्षारोपण से लेके हर काम के लिए ये आपका सबसे टॉप का काम खड़ा है। तो आप एक जन सहभागी तैयार करेंगे अगर आप विधायक वो हर व्यक्ति, क्योंकि उसका आदमी लगाव हो जाएगा ना, कभी वो कचरे की एक दिन का भी पहले सोचेगा नहीं ये मैंने जीत सा। ये थे प्रमोद शर्मा जी, आज इनकी जो यात्रा रही है राजनीतिक यात्रा, और ये गुलाब जी के भी काफ़ी नज़दीक रहे हैं। 2-1 दिन में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या तैयारी करता है, किसको टिकट देता है, और आपके क्या सपने हैं आगे वो भी आपने बताया। आगे भी आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका और आपके चैनल का।